दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं जून 2012 का पेपर और इस पेपर को हम हल करेंगे। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां व्याख्यात्मक हल करने की कोशिश की जाएगी और जहां ज़रूरत नहीं होगी वहां हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पौम चरियू किसकी रचना है? पौम चरियू किसकी रचना है? ये रचना स्वयंभू की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। दूसरे सवाल की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कवितावली। कवितावली की भाषा यहाँ पर पूछी गई है। कवितावली की भाषा कौन सी है? तो कवितावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो कवितावली कवित्त रामायण के नाम से भी जानी जाती है। तुलसीदास की और रचनाओं में अगर मैं बात करूं तो दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली ये ब्रज भाषा में है। और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी ये अवधी भाषा में रचनाएं हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चंस अब देखते हैं। तीसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था उन्होंने। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखते हैं? आराध्य को किस रूप में देखते हैं सूफी काव्यधारा में? तो अपने आराध्य को प्रेमिका के रूप में वो देखते हैं, क्योंकि आप देखोगे आराध्य को परमात्मा को प्रेमिका के रूप में वहाँ पर देखा गया है, जबकि आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा जाता है, आराधक को प्रेमी के रूप में देखा जाता है। और शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः यहाँ पर परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। सवाल नंबर 5 अगर मैं बात करूं, सवाल नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और वहीं अगर इसका थोड़ा सा उल्टा करूं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, तो वहां पर रामविलास शर्मा हो जाएगा। वहां पर कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत माना था माधवी वर्मा ने। और नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये छायावाद के बारे में था। अगला सवाल बहुत आसान है ये। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु हैं। कृष्णदेव बिहारी मिश्र जो है इनमें नहीं है, ये नहीं रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है सवाल नंबर 7, उस पर आते हैं। सवाल नंबर 7 है रस गंगाधर। रस गंगाधर एक रचना है और रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। यहाँ पर अभिनव गुप्त दिया गया ऑप्शंस में। अभिनव गुप्त की जो रचना है वो आपको बता देते हैं, धवन्यालोक लोचन, ये इनकी रचना है। और विश्वनाथ की जो रचना है वो साहित्य दर्पण है। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण है। रही बात दंडे की तो काव्य दर्शन की रचना है। तो रस गंगाधर किसकी हुई? पंडित राज जगन्नाथ की रचना हुई। सवाल नंबर 8, तार सप्तक का कवि इनमें से नहीं है। अब तार सप्तक के कवि आपको पता है, अमूनगिरी प्रभाग से आप जानते भी हैं, और गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, ये तार सप्तक के कवि हैं तीनों। ये तार सप्तक के कवि हैं। और शमशेर बहादुर जहाँ तक बात करते हैं ये दूसरे सप्तक में आते हैं, जो 1951 में आया था। शमशेर बहादुर जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला सवाल शिवपालगंज एक गांव का नाम है, किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो है वो कौन से उपन्यास में गांव का नाम आया है? तो ये राग दरबारी उपन्यास जो है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास था राग दरबारी, इसमें शिवपालगंज गांव का नाम था। ठीक है। और आधा गांव जो है, आधा गांव में कौन सा था गांव? आधा गांव में मैं आपको बता दूं गंगोली एक गांव है। राही मासूम रजा का ये उपन्यास है आधा गांव, इसमें गंगोली का चित्रण है। मैला अंचल में
पूर्णिया का मेरीगंज है, ये आपको पता है। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण हैं? काव्य में कितने गुण हैं? भरत मुनि ने आपको याद आ रही होगी सरस्वती पांडे नाट्य शास्त्र का जब पहले पेज पे जिक्र है तो 10 गुण 10 दोष की बात आती है, तो 10 गुण है। कितने गुण है? 10 गुण है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में अंग अह ये क्या है? अंग अह जो है वो आयोग वाह होते हैं, ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, और ये दरअसल क्या होता है, इनका किसी के साथ योग नहीं होता। क्या नहीं होता? योग नहीं होता। तो क्या होता है? आयोग। और जबरदस्ती क्या भोजड़ होते रहते हैं, वाह। ठीक है, तो अयोग वाह इनको इसलिए कहा जाता है कि इनका ना स्वर के साथ मेल होता है ना व्यंजन के साथ मेल होता है, फिर भी ये लगे रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है सवाल नंबर 11, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग जो है वो गीति नाट्य परंपरा के अंतर्गत आता है। अंधा युग जो है 1955 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। 1955 धर्मवीर भारती का ये गीति नाटक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 की बात करूंगा। सवाल नंबर 13 जो है वो बहुत फेमस पंक्ति है, सबको याद ही है वो पंक्ति। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है और कविता का नाम था दिल्ली। कविता का नाम था दिल्ली। बहुत आसान है। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 जो है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना था? देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास किसने माना था? तो ये पहला उपन्यास जो माना था गोपाल राय ने माना था। पहला उपन्यास किसने माना था? गोपाल राय ने माना था। और अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना जाता है हिंदी में। ये आपको इसके साथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, समालोचनादर्श इस शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप की रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका अनुवाद किया था और ये अनुवाद हुआ था, पद्यात्मक अनुवाद था और ये 1897 में हुआ था। 1897 में पद्य अनुवाद था ये, और ये पोप की रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट एक और है शिखर से सागर तक। शिखर से सागर तक ये जीवनी किसकी है? ये जीवनी अज्ञे जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जीवनी है। रामकमल राय ने ये लिखी है शिखर से सागर तक। ये 1986 में लिखी थी जीवनी है, ये 1986 में आई थी और अज्ञे के ऊपर ये आधारित है। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में हमारे पास दो कथन हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला कथन है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इस कथन को आप हल्का फुल्का ठीक भी मान सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के आप इसको नकार नहीं सकते। दूसरा जो कथन है वो भारतीय साधना परंपरा का, जो हिंदी भक्ति धारा है वो भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ये इसका टोटली अपोजिट है, यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो दोनों के कथन है, एक शुक्ल का कथन है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो दोनों गलत नहीं है और दोनों सही भी नहीं है, तो आंशिक सही है दोनों। तो डी ऑप्शन जो है कि पहला भी आंशिक रूप से सही है और दूसरा भी आंशिक रूप से सही है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई निश्चित कारण नहीं है, कोई एक निश्चित कारण नहीं है, तो आंशिक रूप से ये सही माना जा सकता है। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखिए, इसमें भी दो कथन आपके पास हैं और उन दो कथनों को डिस्कशन करते हैं। पहला है, विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका होती है, ये हम जानते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी रस के कारण होते हैं या उद्देश्य उसमें सम्मिलित होते हैं, तो रस का हेतु भी विभाव हो सकता है। तो पहली बात तो सही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं।
ये सही है कि वो रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका होती है। विभाव रस का हेतु होता है, उद्देश्य तो होता है, और हेतु की जहाँ तक बात है मान सकते हैं, उसको कारण मान सकते हैं कि सारे संसारी भाव जो है सभी अनुभाव, विभाव, संसारी भाव सब रस के कारण होते हैं, तो ये हेतु माना जा सकता है। तो आंशिक रूप से सही ये भी है, ए सही है, बी आंशिक सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 जो है उसमें भी दो कथन हैं, उनको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 है छायावाद और रहस्यवाद, इसमें तात्विक भेद नहीं है, तत्व के आधार पर इसमें भेद नहीं है। पूरी तरीके से ये बात गलत नहीं है, सही है, अंशतः तात्विक भेद होता है और आंशिक रूप से ये बात सही है। छायावाद में अभिव्यक्ता की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। तो पहला आंशिक सही है, दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता ये सही है, और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ये भी सही है। चलिए सवाल नंबर 20 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20 में भी दो कथन है। सवाल नंबर 20 में जो दो कथन है वो क्या है, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता में निरूपित मनुष्य जो है मात्र द्वंद्वग्रस्त है। दूसरा कथन है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा, पीड़ा, हताशा, निराशा सब स्थितियां आ जाती हैं, और में व्यक्ति चेतना ना होकर के एक शब्द वहाँ पर था लघु मानव या मैं या लघु मानव एक शब्द आया था। ये आप जानते हैं नई कविता का शब्द है, बड़ा फेमस है ये लघु मानव। तो ये भी बात सही है। तो आंशिक रूप से पहला सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आंशिक सही है, और दूसरा सही, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त नहीं है, उसमें आकांक्षा भी, पीड़ा भी, हताशा भी, निराशा भी सब स्थितियां रहती हैं। आंशिक रूप से सही माना जा सकता है इसको। और दूसरा जो है वो लघु मानव की प्रबल भावना है, तो यहाँ पर ये सही है। व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, मैं भी उसके अंतर्गत है, व्यक्ति चेतना न होकर के मैं की बात वहां पर है। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 काल क्रमानुसार रचनाएं लगानी है, और रचनाएं क्या क्या है देख लीजिए। रचनाएं हैं मिश्र बंधु विनोद है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, और इस्तवार दलाल लिटरेचर एनवीए हिंदुस्तानी। ये चारों इतिहास ग्रंथ, और इनका कालक्रम सबको पता है। सबसे पहले गारसा दत्तासी का आया था इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो ये एक ही ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, और वही ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट बन जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो शिव सिंह सरोज जो है 1883 में आई थी, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सिंगर की थी। उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 और 89 में मानी जाती है। ये भी रचना ये इसके बाद आती है। और मिश्र बंधु विनोद तो 1913 में आती है। मिश्र बंधु विनोद किस में आई थी, 1913 में। तो सबसे पहले इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी ये रचना आती है, ये गारसा दत्तासी की है। कुछ विद्वान मानते हैं 1839 में आई थी। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सही क्रम बताना है। नवजागरण कालीन सुधारवादी जो संस्थाएं हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें जो जो सुधारवादी संस्थाएं दे रखी हैं उसमें सबसे पहले थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है 1828 में आई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। दूसरा ऑप्शन जो है वो प्रार्थना समाज का रहेगा। प्रार्थना समाज जो थी 1867 यानी कि 67 में आई थी। महादेव गोविंद रनाडे ने ये इसकी स्थापना की थी। फिर आर्य समाज जो है 1867 में ये भी आई थी, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ से पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। पहले ब्रह्म समाज है, फिर उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, और फिर रामकृष्ण मिशन। तो सवाल नंबर 22 ए। सवाल नंबर 23 की तरफ चलते हैं। छायावादी काव्य धारा जो है उसके प्रमुख स्तंभ आपको पता है 4 कवि हैं, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। इन चारों के जन्म वर्ष आपको कालक्रमानुसार बताने हैं।
चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें जयशंकर प्रसाद पैदा हुए थे। जयशंकर प्रसाद कैसा माना जाता है, 1889 में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद निराला जी का मानते हैं। निराला जी का माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो कोई 1896 मानता है, कोई 1899 मानता है, एक मत है नहीं इनके ऊपर, तो इस रेंज में इनका जन्म हम मान सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था, कोई 1899 मानेगा, तो ये इसके बाद के कवि हैं। महादेव वर्मा का एक मत है 1907, इनका जन्म 1907 में हुआ था, तो ये बाद में हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शंस जो जयशंकर प्रसाद पहले हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, प्रकाशन की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही क्रम आपको लगाना है। गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर अक्षणभर, कुकुरमुत्ता। तो सबसे पहले तो इनमें से युगवाणी आएगी। 1939 में ये रचना आई थी सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी। तो उसके बाद युगवाणी के बाद कुकुरमुत्ता, ये 1942 में आई थी कुकुरमुत्ता। 1942 के बाद अगली रचना है हरिघास पर अक्षणभर। ये रचना आई थी हरिघास पर अक्षणभर 1949 में, ये अज्ञे की रचना थी। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, ये 1956 में आई थी गीत फरोश, 1956 में। तो 39 में युगवाणी पहले रहेगी, उसके बाद कुकुरमुत्ता रहेगी। तो ये डी ऑप्शंस में आपको नजर आ रही हैं, तो ये आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट 25 नंबर जो है उसमें उपन्यास हैं और उनका सही क्रम आपको बताना है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। तो ये तो सही है, निराला जी के उपन्यास हैं। अलका, अप्सरा, इनकी बात हम कर लेते हैं। अप्सरा 1931 में आता है, सबसे पहले यही सही है, अप्सरा 1931 में आएगा। अलका 1933 में आया था। अलका के बाद आया था इनका निरुपमा 1936 में, और प्रभावती ये बाद में आया था, ये इसके थोड़ा सा पीछे था, ये भी 1936 में आया हुआ उपन्यास है, लेकिन ये पहले था, निरुपमा पहले था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 26 नंबर जो है, आधुनिक हिंदी कविता के जो प्रमुख आंदोलन है उनका क्रम आपको लगाना है। क्रम पहले तो प्रगतिवाद ही था, प्रगतिवाद 1936 में आया। प्रगतिवाद किस में आया, 1936 में। फिर प्रयोगवाद आया था आपका 1943 में, 43 में। प्रयोगवाद के बाद नई कविता 1954 में, और फिर उसके बाद नई अकविता 1965 में। तो एक क्रम तो लगाया है, इसमें सोचने की बात है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। सवाल नंबर 27 देखते हैं। काव्य शास्त्री हैं, इनका सही क्रम आपको लगाना है। देखिए, आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ और विश्वनाथ। सबसे पहले आपको पता है इनमें भरत मुनि थे। भरत मुनि का समय कितना है, भरत मुनि का समय दूसरी सदी माना जाता है। फिर उसके बाद आनंदवर्धन आते हैं। आनंदवर्धन का समय जो है वो 9वीं सदी का बीच का हिस्सा, यानी कि 9वीं सदी मान सकते हो आप, 9वीं सदी का मध्य भाग में ये पैदा हुए थे। फिर विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के हैं, विश्वनाथ 14वीं सदी है। जगन्नाथ सबसे लास्ट में है, वो 17वीं सदी के हैं। तो पहले भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको उपन्यासों का क्रम बताना है। आपके पास 4 उपन्यास हैं, एक है आमा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। तो इनमें उषा प्रेमवदा का था रुकोगी नहीं राधिका, ये पहले था, ये आया था 1967 में। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में आया था, ये इनका पहला उपन्यास है। और यहाँ उसके बाद आया था आपका बंटी 1971 में आया था। आपका बंटी मनु भंडारी का है, 1971 में ये उपन्यास आया। उसके बाद मैत्री पुष्पा का चाक मैत्री पुष्पा का था, ये 1997 की रचना है। और लास्ट में रहेगा आमा, 1999 में ये रचना आई, और ये थी चित्रा मुदगल की। ठीक है, तो क्रम इसका लग गया है, लास्ट में आमा रहेगी और फर्स्ट रुकोगी नहीं राधिका, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है, प्रेमाख्यान
काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का क्रम आपको बताना है। चंदायन, मधुमालती, मृगावती, पद्मावती, इनमें से कौन कौन सी पहले है? तो पहले तो चंदायन ही है, 1379 की रचना है, चंदायन पहले रहेगी। तो चंदायन ऑप्शन 1 में ही सही है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। चंदायन के बाद आई थी मृगावती, कुतुबन की रचना है। पद्मावत 1540 में आई थी, जायसी की रचना है। मधुमालती मंझन की है, 1545 में आई थी। तो ये ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। रचनाकारों के साथ साथ उनकी रचनाएं मिलानी है आपको, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना कौन सी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना जो थी इनमें से भूगोल हस्तामलक है। भूगोल हस्तामलक जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो पहला तो चौथे के साथ मिला है, तो पहला चौथे के साथ ऑप्शन सी में मिला हुआ है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। दूसरा, खैर हम और भी बात कर लेते हैं। लक्ष्मी सागर वाराणसी, इनकी रचना कौन सी है? लक्ष्मी सागर वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज से ही जुड़े हुए हैं, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ये इनके हिस्से में आ जाएगा। मिश्र बंधुओं से एक चीज जुड़ी हुई थी, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं से है। रामविलास शर्मा की रचना थी भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। भाषा और संवेदना की बात करें तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, जो यहाँ ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा मुझे। खैर ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाएं आपको मिलानी है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर रचना होगी, और ये 4 नंबर के साथ मिली हुई है, A4। यहाँ भी पहला ऑप्शन ही आपको सही दिखाई दे रहा है, तो एक के साथ अगर एक मैच कर रहे हैं तो वहाँ मिल जा रहा है आपको। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, ये 14वीं सदी की रचना है, इतना आपको ध्यान है। दामोदर भट्ट की थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दूसरा बी के साथ मैच हो जाएगा, ये 12वीं सदी की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद बिसल देव रासो है, ये नरपति नाल के साथ मिली हुई है। बिसल देव रासो जो है नरपति नाल, ये 1155 इसका एग्जैक्ट टाइम है। उसके बाद रोड कवि यानी रोड़ा कवि से राउलवेल थी, रोड कवि से राउलवेल, ये 10वीं सदी की रचना है, या इसको आप मान सकते हैं 10वीं सदी की रचना है। उसके बाद एक रचना और यहाँ पर बची है, वो खुमान रासो 9वीं सदी की रचना, और ये थी दलपति विजय की, ये दलपति विजय की रचना थी, 9वीं सदी की रचना थी ये। ठीक है। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। सवाल नंबर 32 है, उन कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको सुमेलित आपको करना है। देखिए सुमित्रानंदन पंत में इनमें से आपको एक रचना दिखाई दे रही है, ग्राम्या जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पहला चौथे के साथ मिला हुआ है। यहाँ इस बार ढूंढना पड़ेगा बी है या डी है। चलिए दूसरा देखते हैं, घनानंद की रचना कौन सी इनमें से? घनानंद की जो रचना है इस्कलता है, घनानंद की रचना इस्कलता है। कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना है मृगावती, कुतुबन की मृगावती। केशवदास की कौन सी है? केशवदास की कविप्रिया है। और ये जो लहर बची ये हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो इनके साथ इसका मैच हो जाएगा, और इसका सही उत्तर आपका रहेगा डी इसका सही उत्तर रहेगा। अच्छा, इनका प्रकाशन वर्ष अगर बात करें तो ग्राम्या तो 1940 में आई थी, 1940 में आई थी। लहर जो आई थी ये 1933 की रचना है, लहर। कविप्रिया इसका प्रकाशन भी हमें ध्यान में है, तो ये 1601 होगा कविप्रिया का। और सुमित्रानंदन पंत की बाद एक रचना बची है मृगावती, 1503 की। मृगावती कितने की है? 1503 की रचना है। अब आपको बताना है इश्कलता का प्रकाशन वर्ष कितना है, इश्कलता का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए सवाल नंबर 33 पे चलते हैं। सवाल नंबर 33 है, ये कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की जो कृति है उनमें से ये है आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय के साथ जुड़ेगी, फर्स्ट 3 के साथ जुड़ जाएगा। श्रीकांत वर्मा की जो रचना है इनमें से जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, यह माया दर्पण एक रचना है, वो श्रीकांत वर्मा की है। दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा रहेगी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। रही बात अनामिका की, तो अनामिका ये 1923 में रचना आई थी, निराला जी की ये रचना है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है, नागार्जुन की रचना मैच करनी है। इसमें भी कवि और रचनाएं हैं, मैच करने हैं। इसमें मैक्सिमम सवाल मैच करने ही आपको दिखाई दे रहे हैं। नागार्जुन की रचना जो है इनमें से कौन सी है? नागार्जुन की जो रचना है वो युगधारा है। युगधारा नागार्जुन की है। नरेश मेहता की जो रचना मिलेगी इसमें, संशय की एक रात, ये नरेश मेहता की है, यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और केदारनाथ सिंह की जो रचना है इसमें, केदारनाथ सिंह के हिस्से में कौन सी रचना आती है? केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस। ये कब आई थी? 1988 में। अकाल में सारस कब आई थी? 1988 में। रही बात आत्मजयी की, ये किसकी है? चलिए ये भी बता देते हैं आपको। ये 1965 में रचना आई थी। ये कुंवर नारायण की थी। किसकी थी? कुंवर नारायण की। सवाल नंबर 35 का जिक्र करूंगा। सवाल नंबर 35 जो है गद्य कृतियां हैं और उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करनी है। साहित्यालोचन जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास ये रहा। रसमीमांसा दूसरा ग्रंथ है। रसमीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठेले पर हिमालय जो है वो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और तमाल के झरोके से ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अब विवेकी राय का यहाँ पर जिक्र करना बाकी रह गया, तो विवेकी राय की एक गद्य कृति आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं विवेकी राय की एक रचना, हम आपको एक बता देते हैं, एक आप हमें बताएंगे। वन तुलसी की गंध, ये जो रचना है ये विवेकी राय की है। वन तुलसी की गंध जो है विवेकी राय की रचना है। हालांकि वन तुलसी की गंध एक यात्रा वृत्तांत भी है, ये वो फणेश्वरनाथ रेणु का था, ठीक है। सवाल नंबर 36 पे करते हैं बात। सवाल नंबर 36, कथाकारों की कृति सुमेलित करनी है। कृष्णा सोबती आप इनमें से छांटेंगे तो यहाँ समय सरगम रचना नजर आ रही होगी आपको। समय सरगम जो है वो कृष्णा सोबती की रचना हो जाएगी। ये 2000 में आई थी समय सरगम। नेक्स्ट श्रीलाल शुक्ल की जो यहाँ पर रचना बनेगी वो विश्रामपुर का संत बनेगी। विश्रामपुर का संत 1998 में आई थी, ये श्रीलाल शुक्ल की रचना थी। राही मसूम रजा की रचना यहाँ पर टोपी शुक्ला है। टोपी शुक्ला जो है राही मसूम रजा की है, ये 1969 की रचना है। उसके बाद कमलेश्वर की जो रचना है, यहाँ कितने पाकिस्तान, बहुत प्रसिद्ध रचना है, 2000 में ये आई थी। कितने पाकिस्तान, इसको पुरस्कार मिला था 2002 में। कौन सा पुरस्कार मिला था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। एक रचना यहाँ पर बच गई, जुलूस, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और ये 1965 में आई थी, फणीश्वरनाथ रेणु की, ठीक है। सवाल नंबर 37 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 37 में क्या है? कहानी है और कहानीकारों के साथ आपको मैच करना है। देखिए कहानी बहुत आसान है सारी की सारी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुद्धू का कांटा यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी थी 11 वर्ष का समय। यशपाल की कहानी थी पर्दा। और अमरकांत की कहानी कौन सी है? अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन, ठीक है। एक और जिंदगी, ये कहानी मोहन राकेश की है। एक और जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश की। ये 1961 में आई थी रचना, एक और जिंदगी, मोहन राकेश की, ठीक है। चलिए आप बताइए बुद्धू का कांटा कब आई थी? बुद्धू का कांटा ये तकरीबन 1912 के बाद के आसपास आई थी ना। और 11 वर्ष का समय जो है, 11 वर्ष का समय जो रचना आई थी ये 1903 की रचना है। 11 वर्ष का समय 1903 की रचना है। पर्दा कहानी 1944 में आई थी। और आप हमें बताइए दोपहर का भोजन वो कब आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38, कहानीकार फिर आ गए हैं और उनकी कहानियों के साथ आपको मैच करनी है। निर्मल वर्मा की कहानी जो है वो इनमें से कौन सी है? निर्मल वर्मा की कहानी इनमें से कौन सी है? निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात है। लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है? ये 4-5 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से मार्कंडे की रचना कौन सी है? मार्कंडे की कहानी हंसा जाई अकेला, ये मार्कंडे की है। शिवमूर्ति की इनमें से कौन सी है? कसाई बड़ा जो है शिवमूर्ति की रचना है।
ये कसाई बाड़ा 1980 में आई थी ना, 1980 में आई थी, ठीक है। शेखर जोशी, कोसी का घटवार, ये आपके पाठ्यक्रम की कहानी है। कोसी का घटवार आपको बताना है इसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। और पाल गोमरा का स्कूटर, ये किसकी थी? उदय प्रकाश की। ये उदय प्रकाश की है पाल गोमरा का स्कूटर। चलते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। 39 जो है, पंक्तियां दी गई हैं, 4 पंक्तियां हैं और इसके कवि के साथ इसको मैच करना है। तो पहली पंक्ति है, जो जो निहारिये नरे हवे नैनी, जो जो निहारिये नरे हवे नैनी। ये पंक्ति जो है वो मतीराम की है, ये मतीराम के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ये बहुत फेमस पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ये भूषण की पंक्ति है। ये किसकी है? भूषण की पंक्ति है, इसके साथ मैच हो गया। उसके बाद, नैन नचाई कहो मुस्काई लल्ला फिर आयो खिलन होरी, ये किसकी है? ये पद्माकर की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, ये घनानंद की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। अब ठाकुर बचे हैं, ठाकुर की कोई एक पंक्ति आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक पंक्ति मैं बता देता हूँ, सेवक सिपाही हम राजपूतन के, राजपूत थे ठाकुर, तो सेवक सिपाही अमुन राजपूतन के, तो ये पंक्ति मैंने बता दी। एक पंक्ति आप जरूर लिख करके हमें बताएं, ठीक है। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में 2 कथन आपके पास है। स्थापना और तर्क का सवाल ये है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, एक ये कथन है। तो ये तो बात सही है, शासन की पहुंच जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, ये कथन तो एकदम सही है। दूसरा, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने की शक्ति किसमें नहीं होती? शासन में नहीं होती, ये बात भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि इसका रीजन भी सही है। सवाल नंबर 41, ये भी स्थापना तर्क का सवाल है। 2 कथन इसमें है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुख रूप से अनुभव करते हैं। ध्यान से सुनिए कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं, ये बात। दूसरी बात है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। तो यहाँ पर संदेह हो गया है, इसको अब हम देखते हैं ये होता क्या है। ये एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि अनुभव के अभ्यास से हर बंधन जो है खुलता है, ये अनुभव के बाद से बंधन जो है खुलता है, और यहाँ क्या लिखा है? बंधन नहीं खुलता है। तो ये गलत है। कौन सा? ये गलत है। तो इसका ये ऑप्शन जो है, पहला वाला तो सही है और बी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर गलत है। ये खुलता है बंधन भैया, अभ्यास से बंधन जो है खुलता है, नहीं खुलता है नहीं आएगा। सवाल नंबर 42 देख लेते हैं। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, भक्ति में जो है लेन देन का भाव नहीं रहता, और इसका कारण दिया है समर्पण भक्ति का मूल है। समर्पण क्या है? भक्ति का मूल है। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो दोनों सही हैं, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम क्या है? भक्ति है। भक्ति निस्वार्थ रूप से होती है, भक्ति में अपना अस्तित्व खोकर आगे अगले की सब कुछ मान लेना होता है। तो समर्पण भक्ति का मूल है, इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों बातें जो हैं एकदम सही हैं। सवाल नंबर 43, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी अंश मिला रहता है। इसका कारण क्या दिया? कारण दिया कि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुण का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो कारण इसका गलत है। ऐसा नहीं कि प्रिय के सुख का निश्चय नहीं होता, क्या है? सुख नहीं, वो दुख का निश्चय होता है। जब आप प्रिय के वियोग में हैं तो प्रिय के वियोग से करुणा तो पैदा होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो प्रिय के सुख से नहीं होगी,
और दुख से होगी। किससे होगी? दुख से होगी। तो कथन सही है, तर्क गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 44, ये भी स्थापना तर्क का सवाल। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। कारण क्या दिया इसका? कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। ये कथन और कारण है, बड़े ध्यान से इसको समझिए। सवाल नंबर 44, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सदा सत्य का आचरण करना ही सदाचरण होता है। और ये क्या कहा? दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना क्या है? वो आचरण है। जबकि आचरण होता क्या है? सत्य का आचरण करना जो है वो सदाचरण होता है, न कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान की कालिमा को मिटाने के लिए अपने आप को चरित्रवान सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए आचरण होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से अपमान है, नो डाउट, लेकिन अपने आप को उस कालिमा से पहुंच करके चरित्रवान बनाना वो सदाचरण नहीं है, सदाचरण नहीं हो। सदाचरण सत्य का मानना है। ठीक है। सवाल नंबर 45, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। ये बात तो सही है, जब प्रेम सार्वजनिक रूप से हो जाएगा तो भक्ति है। और प्रेम सामाजिक भाव नहीं होते, प्रेम सामाजिक भाव नहीं होते, ये बात गलत है। प्रेम व्यक्तिगत ना होकर के सामाजिक भी हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आ जाता है। प्रेम सामाजिक भाव होता है। अगर पहला सही है तो फिर दूसरा तो अपने आप में गलत हो गया ये। तो दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक अवतरण है, इसको पढ़ करके हमें उत्तर देने हैं 46 से 50 के। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये गद्यांश पर आधारित है। ठीक है। तो आज हमने देखा जून 2012 का पेपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जून 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी पेपर हुए हैं हम सीरियल से एक एक करके हल करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छे लगे तो ज़रूर जुड़िएगा। और अब आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।